हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। सीएफटी थ्योरी हम कवर कर रहे थे और सीएफटी थ्योरी में काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे। इनके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सीएफएससी को। सीएफटी थ्योरी के पूरे पोस्टुलेट्स देख लिए थे और उसके बाद क्या क्या फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम देख चुके थे। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं उसकी हम बात कर चुके थे। तो यही हम बेटा देखने जा रहे हैं क्या कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में, कौन से फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में जो मेटल की 5d ऑर्बिटल्स थी उनकी एनर्जी पहले हाई हो जाती है और हाई होने के बाद जैसे ही लिगेंड उनके क्लोज आता है मेटल के जैसे ही लिगेंड जुड़ने आने वाला होता है तो मेटल की जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है और मेटल की जो d ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। अब हमने पढ़ा भी था क्या कि लिगेंड अगर हमारे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है तो उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, कम होता है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उनके केस में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है ना। और ऑक्टाहेड्रल केस था तो हमने क्या पढ़ा था, ईजी सेट की एनर्जी ज़्यादा और T2G सेट की एनर्जी कम। और यहाँ पे क्या था, एक बैरी सेंटर था, इससे ये टोटल हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा ओ से। इसका जो स्टेबलाइजेशन था वो कितने का था, 0.6 डेल्टा ओ का, और इसका जो डिस्टेबलाइजेशन था वो कितना था, -0.4 डेल्टा ओ का। तो ये कहानी हमने वहाँ पे पढ़ी थी। और सपोज कि मेटल के केस में क्या हो सकता है कि D से लेकर के D10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, D से लेकर के D10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमने कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी से पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कि नंबर मेटल के जो D इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो कम होंगे तो लिगेंड ज़्यादा क्लोज आएंगे, रिपल्सन कम होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो फिर रिपल्सन हाई होने की वजह से स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। जैसे हमने एक D5 और D6 का केस देखा था कि सपोज लिगेंड जुड़ने आ रहे हैं, एक तो ऐसी मेटल जिसके पास D5 है और एक ऐसी मेटल जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D6। तो लिगेंड क्या होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कम है किसी मेटल के पास, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, सॉरी, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो लिगेंड थोड़ा ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं मेटल के। और जहाँ कहीं भी, ये समझ लीजिए किसी भी कंसेप्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, तो जहाँ कहीं भी मेटल जितना ज़्यादा लिगेंड के क्लोज आएंगे, सॉरी, लिगेंड जितना ज़्यादा मेटल के क्लोज आएंगे तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा और स्प्लिटिंग वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक। तो यहाँ पे भी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाइप ऑफ लिगेंड कि स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड है। वीक के केस में स्प्लिटिंग कम होती है और स्ट्रॉन्ग के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। तो वही हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, वीक फील्ड के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होने पर कैसे कैसे सीएफएससी वेरी करती है। तो फॉर्मूला हमने क्लियर कर लिया है क्या कि यहाँ पर सपोज मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हम क्या करेंगे, लो एनर्जी सेट में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। लो एनर्जी सेट में कौन सा है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में ये है। अब ईजी में कितना जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1 है। तो इस फॉर्मूले में बस सिंपल कि x की जगह क्या रखेंगे, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट। तो ईजी सेट में अभी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या जाएगा, 0। ऐसे ही T2G सेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 1। Z क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पेयर। लेकिन ये कौन से वाले पेयर हैं, जो कि लिगेंड की प्रेजेंस में पेयर्ड हुए हैं, है ना। जैसे हमने कहा है ना कि मेटल से कौन जुड़ने आ रहे हैं, लिगेंड। तो लिगेंड की प्रेजेंस में अगर लिगेंड कैसा है, हमने बात की भी थी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी प्रेजेंस में मेटल के डी इलेक्ट्रॉन के अंदर क्यों पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ Z क्या है, उन इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिनकी वजह से पेयरिंग हुई है ना। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं है। अभी हम जैसे कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये Z कौन सा वाला है, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है या जिनकी पेयरिंग केवल और केवल किसकी प्रेजेंस में हुई है, लिगेंड की प्रेजेंस में हुई है। तो ये कौन सा वाला Z है, जिनकी पेयरिंग लिगेंड की प्रेजेंस में होती है।
उसे भी देखेंगे। P क्या है? पेयरिंग एनर्जी। अब हमने पहले भी बात की थी इसकी, क्या कि सपोज मेटल की d ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट गई, अगर दोनों सेट के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि जब हम सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अगर वीक लिगेंड है, वीक फील्ड है, तो इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा? कम होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। तो अगर हमारे पास वीक लिगेंड का वीक फील्ड केस है, तो वीक फील्ड के केस में क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। मतलब यहाँ इस कंडीशन में जो पेयरिंग हुई है वो लिगेंड की वजह से नहीं हुई, क्योंकि गैप क्या है? कम है। आसानी से पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं और फिर ऑटोमेटिक जो 6th इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ भरा जाएगा? नीचे भरा जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अगर गैप यहाँ ज़्यादा होता, इन दोनों के लिए यहाँ गैप क्या होता? ज़्यादा होता, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो फिर कैसे? ये तो कौन सा केस हो गया? वीक फील्ड का। और लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस अगर होता तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करता? अभी एक एक करके हम देखेंगे भी कि 1 2 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। 4 5 और 6। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है? क्योंकि ये जो गैप है वो ज़्यादा होता है, ये जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके कहाँ पेयर हो जाते हैं? नीचे। और इस काम में थोड़ी सी एनर्जी सिस्टम को लगानी पड़ती है, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेयरिंग एनर्जी, है ना। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल केस देख लेते हैं पहले कि ऑक्टाहेड्रल केस में D1 में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, D2 में, D3 में। तो 4 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर टेट्राहेड्रल के केस में 1-2 एग्जाम्पल देख लेंगे। हाँ बेटा, तो पहला केस हम देखने जा रहे हैं क्या कि ऑक्टाहेड्रल केस में जब केस कैसा हो? ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, और केस फर्स्ट देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सपोज हमारे पास D1। अब D1 हमारे पास मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है। कितनी ऑर्बिटल थी हमारे पास? 1 2 3 4। टोटल कितनी हो गई यहाँ? 5 1। अब ऑक्टाहेड्रल केस है तो ऑब्वियसली किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? Eg की एनर्जी ज़्यादा होगी और T2g की एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बाहु रूल के अकॉर्डिंग पहले लोअर एनर्जी में और फिर हायर एनर्जी में। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है पहले कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी में। अब इसके लिए अगर सपोज हम CFSE निकालने लगे तो इसके लिए CFSE क्या आएगी? निकाल के देखते हैं इसके लिए CFSE क्या आएगी। X क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EG सेट। EG सेट में कितने हैं? 0 इंटू 0.6 प्लस Y में, Y क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g सेट। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इंटू कितना है? माइनस के 0.4 और प्लस Z क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो यहाँ पे भी कोई नहीं था, यहाँ पे भी कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 और प्लस P। 0 इंटू P होता है, सॉरी, इंटू P। अब क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ भर दिया हमने? नीचे भर दिया। किसी की भी पेयरिंग मेटल की प्रेजेंस, सॉरी लिगेंड की प्रेजेंस में नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। Z क्या है? नंबर ऑफ कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 0। तो यहाँ क्या रख दिया? 0 इंटू P। तो क्या हो जाएगा? CFSE क्या आएगी इसके लिए? तो ये तो क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो गया? -4। तो कितना हो जाएगा? -0.4। और पेयरिंग एनर्जी आएगी? नहीं आएगी। तो ये कितना आ जाएगा? -0.4 डेल्टा O, है ना। हाँ, तो CFSE जो आएगी वो कितनी आएगी? -0.4 डेल्टा O। ऐसे ही सपोज
अब देखो यहाँ लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके केस में स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसको तो लोअर एनर्जी लेवल में फिल होना ही है, चाहे हमारे पास लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग होता इस केस में चाहे वीक होता, उसको तो हमें कहाँ भरना था, एक इलेक्ट्रॉन को तो नीचे ही भरना था। ऐसे ही सपोज D2 केस है तो D2 के लिए क्या हो जाएगा, सेम यही कहानी। तो इसी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। और D2 सिस्टम है तो इसी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या, दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ भर दोगे, नीचे फिल कर दोगे, नीचे फिल कर दोगे, क्योंकि ऊपर तो नंबर ही नहीं आ रहा अभी फिल करने का, क्योंकि अबाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में और फिर हायर एनर्जी में, ठीक। और पेयरिंग की भी जरूरत नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि हुंड रूल कहता है पहले से अनपेयर्ड और फिर पेयर्ड, कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी की ऑर्बिटल है तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फिल करते हैं और बाद में उनकी पेयरिंग होती है। तो कहानी मेन जहाँ वहाँ पे आएगी जहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में 3 से ज़्यादा होंगे, 4, 5, 6, तब पेयरिंग एनर्जी का रोल आएगा, तो वो भी अभी देखेंगे। तो फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के 2 यहाँ फिल कर दिए। चलो CFSC कैलकुलेट करते हैं, तो इसके केस में CFSC क्या आएगी, किसके केस में, D2 के, ये क्या था D11 का, तो इसके केस में CFSC क्या आएगी 0.06 प्लस 2 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ सभी जगह है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड की ही बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 0 है, तो 0 है तो पेयरिंग किसी तरह की हो नहीं रही है, अभी पेयरिंग नहीं हो रही है तो टोटल क्या आ जाएगी इसकी CFSC, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 4 माइनस के 0.8 डेल्टा ओ। ऐसे ही सपोज केस क्या हो, D3 हो, तो D3 के केस में क्या होगा, D3 के केस में क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगी CFSC, बस सिंपल, ये तो 0 रहेगा। दोबारा से CFSC देख लो, 0 इंटू 0.6 इंटू 2 इंटू माइनस के 0. अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा डेल्टा ओ प्लस 0 इंटू पी, तो कितना हो जाएगा माइनस के 0. ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के 1.2 डेल्टा ओ। तो इस तरह से हम सभी केस में CFSC कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज कौन सा सिस्टम है, D4 सिस्टम है, तो D4 सिस्टम में अब कहानी थोड़ी सी क्या हो जाती है, अलग आ जाती है। क्या यहीं से इंटरेस्टिंग केस बनता है क्या, कि D4 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। अब जब तक 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होती है ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G सेट में, और यहाँ 2 ऑर्बिटल होती है, तो जब तक ये वाली कहानी थी तब तक तो 3 इलेक्ट्रॉन के केस में तो किसी तरह की पेयरिंग होने के चांसेस नहीं थे। लेकिन 4 के केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे पेयरिंग का रोल आ जाता है। क्यों, देखो 1 2 3 4, अब 1 2 3, अब क्योंकि ये पांचों ही d ऑर्बिटल्स थी, अब लीगेंड आया मेटल से के पास, अब ये लीगेंड क्या था अगर वीक था, अब यहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग की कहानी अब स्पेशली अब आ जाती है। D1 D2 D3 के केस में स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड से पेयरिंग एनर्जी का कोई रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अब रोल हो जाता है क्या, कि अगर लिगेंड हमारे पास कैसा है, वीक है, कि D4 कॉन्फ़िगरेशन में 2 केस बन जाते हैं। हम कौन कौन से, एक D4 में केस फर्स्ट और D4 में केस सेकंड। क्या केस फर्स्ट में क्या होता है, केस फर्स्ट में अगर हमारे पास वीक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो एनर्जी गैप कम होगा, कम होगा तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पेयर ना हो करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वही बात है ना, जहाँ पर कि स्प्लिटिंग कम है, या जैसे तुम सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, सीढ़ी में क्या होता है, डंडे अगर पास पास लगा रखे हो तो क्या होगा, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, चल भाई आसानी से चढ़ जाएगा। किसी वजह से कोई सीढ़ी है तुम्हारे पास, है ना, कोई किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और ये गैप क्या है, ज़्यादा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और सपोज तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है नहीं, है ना सिस्टम के पास पूरी इतनी एनर्जी है, तो तुम क्या करोगे, चलो भैया नीचे ही रह लेते हैं, ठीक। तो वही बात यहाँ पे है कि वीक फील्ड के केस में क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो आसानी से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पेयर होने की बजाय कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर सपोज
गैप अगर बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये देखने में कम लग रहा है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक, यहाँ कम है एज्यूम करो, और यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में गैप ज़्यादा है। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 1 2 3 4। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप ज़्यादा है। अब एनर्जी गैप ज़्यादा है तो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, नया इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कंडीशन तो ये है कि भैया इतनी एनर्जी मिले सिस्टम से कि एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो है कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। वो किस केस में संभव था, बीक में, क्योंकि ये गैप क्या था, कम था। यहाँ से नीचे से ऊपर जाने में कम एनर्जी लगानी पड़ रही है के कंपेयर में जब गैप क्या है, ज़्यादा है। तो जब डेल्टा ओ की वैल्यू यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या ये जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, किससे, जो एनर्जी गैप है उसका मान ज़्यादा है, ये वाला गैप ज़्यादा है, किससे, 4th इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर कराने से। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके कहाँ फिल हो जाता है, नीचे। अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए जितनी एनर्जी ज़रूरत पड़ रही है, तो सिस्टम सोचता है भाई पेयरिंग कराने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन को जब नीचे से ऊपर जाने के लिए कम एनर्जी की नीड हो रही है, तो क्यों ना चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ना भर करके कहाँ भरा जाए, ऊपर भरा जाए। तो यहाँ पे वही कहानी है कि साहब गैप अगर ज़्यादा है तो चौथे इलेक्ट्रॉन को, 5वें को, या जिसको भी पेयर होना है उसको क्या कर दो, नीचे कर दो, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसके कंपेयर में पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, या पेयर कराने के लिए जो एनर्जी लग रही है ना इस इलेक्ट्रॉन को, वो क्या है, कम है ना। और अब कहोगे कि सर पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी क्या हो रही होगी, तो खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी, जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स में रह सकें, है ना। तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है। तो अगर डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि पेयर कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अगर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, पहले सारे अनपेयर्ड, और जब ऊपर वाले पूरी तरह से अनपेयर्ड हो जाएंगे, नीचे की ऑर्बिटल भी ऊपर की, तब जा करके पेयरिंग होगी, है ना। तो वीक फील्ड के केस में पेयरिंग एनर्जी का एक तरह से कहूँ तो कोई रोल नहीं होता, है ना, चाहे वो सिस्टम D4 हो, D5 हो, D6 हो, कोई सा भी सिस्टम हो। तो पेयरिंग एनर्जी का जो रोल आता है वो केवल और केवल कौन से केस में आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आता है ना। यह जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, हमने वहाँ भी पढ़ा था, वो केवल किसके केस में होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में होती है, जैसे D4, D5, ठीक है, D6 में भी होगा। D4 केस को हम देख रहे थे, तो वीक फील्ड के केस में तो किसी तरह की पेयरिंग नहीं हो रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितने पेयर थे, बोलो, कोई नहीं था ना। यहाँ पे कितने पेयर हैं, 1 पेयर है ना। यहाँ पे कोई पेयर नहीं था, यहाँ पे क्या है, 1 पेयर है। तो किसकी वजह से, लिगेंड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की। और अगर देखा जाए तो क्या हुआ है, हम ऐसे पढ़ते थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो वो एक्चुअल कहानी ये वाली थी कि भाई इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, तो ऊपर ना जा कर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पेयर हो गया, नीचे, ठीक। तो अब अगर CFSC कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग अलग आएगी। जैसे D4 के केस में अगर CFSC कैलकुलेट करने लगो तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में D4 में तो CFSC कितनी आएगी, कैलकुलेट कर लो। X क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट में कितना है, 1 × 0.6 प्लस कितने हैं T2G सेट में, 3, तो 3 × 0. -0.4
डेल्टा ओ प्लस वीक फील्ड केस में कितने पेयर है, यहाँ भी कोई नहीं था, यहाँ भी कोई नहीं है, तो क्या हो गया 0 इंटू पी, तो क्या हो गया 0.6 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना हो गया माइनस के 1.2 डेल्टा ओ, ये तो 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से CFSC कितनी हो जाएगी, CFSC यहाँ से कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा माइनस के 0.6 डेल्टा ओ। तो D4 के केस में वीक फील्ड में तो इस तरह से होगी कहानी। अगर केस स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो तब क्या होगी CFSC, ध्यान से देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है EG सेट में 0, तो ये पार्ट तो पूरा क्या हो जाएगा 0 इंटू 0.6, ये तो क्या हो गया 0 प्लस यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, तो 4 इंटू माइनस के 0.4 प्लस कितने पेयर हुए हैं, यहाँ कोई नहीं था, यहाँ 1 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, तो 1 इंटू पी है ना, तो ये तो क्या हो गया 0, और ये कितना हो गया 4 इंटू 4 माइनस के 1.6 डेल्टा ओ प्लस 1 पी। तो इस तरह से हम CFS से निकालेंगे। तो D4 के केस में क्या आ जाएगा, क्योंकि एक पेयर लिगेंड की वजह से बना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे इसलिए क्या आया है 1p, और p क्या है यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी। अब इसके लिए जितनी भी एनर्जी लगी होगी पेयर कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो अभी हमने किसके रूप में लिख रखा है इसे p के। तो ये था बेटा CFS से निकालने के मेथड, है ना। अब ऑक्टाहेड्रल के केस में ऐसे ही टेट्राहेड्रल के केस में आप निकाल लेंगे, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा रिवर्स, किसी के में भी निकालो, सिंपल है, फॉर्मूला यही लगना है ना। बस टेट्राहेड्रल के केस में ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या x इंटू ये क्या हो जाएगा 0.4 और बाई इंटू ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, क्योंकि हमने टेट्राहेड्रल के केस में क्या पढ़ा है कि ये जो पांचों d ऑर्बिटल है, यहाँ T2 सेट ऊपर आता है और नीचे क्या आता है E सेट आता है। ठीक, तो हमने बेटा एक दो एग्जाम्पल इसके केस में कर दिए हैं। ठीक, अभी और एक आध एग्जाम्पल और देखना चाहो, चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। किसी बच्चे को अगर समझ में कम आ रहा है तो और एक आध एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल के केस में देख लेते हैं। क्या, जैसे D5 का केस देख लो, कौन सा केस देख लो D5 केस देख लेते हैं। कौन सा केस देख लेते हैं D5 के केस में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक वीक फील्ड लिगेंड का केस देख लो और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस देख लो, है ना। वीक फील्ड के केस में देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब मेटल है, मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ने आ रहा है वीक, तो वीक फील्ड के केस में हमें पता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी गैप क्या होता है कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, है ना। जो नेचुरल पेयरिंग है वो तो होगी, लेकिन हाँ लिगेंड की वजह से नहीं होगी। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। अब 1 2 3 4 5, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अब ये गैप क्या है ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में गैप क्या होगा ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। अब क्योंकि ये गैप ज़्यादा है तो फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके कहाँ पेयर हो जाता है, फोर्थ और फिफ्थ नीचे ही पेयर हो जाता है। बस CFSC कैलकुलेट कर लो। इसके लिए CFSC कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 0.6 प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इंटू माइनस के 0.4 डेल्टा O प्लस ZP, है ना, ZP।
तो कितना हो जाएगा 1.2 माइनस 1.2 डेल्टा ओ प्लस जेड इंटू पी। अब कोई पेयर नहीं है तो जेड भी क्या हो गया, जीरो हो गया, जेड इंटू पी, जेड जीरो हो गया और पेयरिंग एनर्जी, तो ये तो पूरा जीरो हो गया और ये भी 1.2 माइनस 1.2। तो D5 के केस में वीक फील्ड लिगेंड में जो CFSE आती है वो कितनी आती है, जीरो आती है। ठीक, यानी कि अगर D5 केस है और वीक फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, पांचों ऑर्बिटल इक्वली जो है फील्ड है, तो CFSE वहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CFSE अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, तो बेटा देखो D5 और D10 के केस में भी यही बात मिलेगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे, वो लिगेंड की वजह से नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिक ही भरने पड़ेंगे, है ना। इसके साथ साथ जैसे मैं D10 केस भी देख लूँ तो D10 केस में भी यही कहानी देखने को मिलेगी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, है ना। लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक ही पेयरिंग होगी, अपने आप ही हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरना पड़ेगा, आबाहू हुंड और पाउली रूल के अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ D5 केस देखो और कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड केस है, तो हमने बताया कि फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके नीचे जाएगा, तो 0 इंटू 0.6 डेल्टा ओ प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 5, तो 5 इंटू 0.4 और किसके हैं ये, माइनस के, डेल्टा ओ प्लस जेड कितने हैं, अब देखो यहाँ कोई पेयर नहीं था, यहाँ कितने पेयर हैं, 2, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू पी, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 2 पॉइंट माइनस के 2.0 डेल्टा ओ और प्लस 2 पी। तो इसकी जो CFSE होगी D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में तो ये होगी, ठीक है, माइनस के 2.0 और डेल्टा ओ प्लस 2 पी। ऐसे ही D6 का निकाल सकते हो, D7 का, D8 का। चलो एक D6 भी देख लेते हैं, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में देख लेते हैं और D6 किसके में देख लेते हैं, वीक के केस में देख लेते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, चलो पूरा 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड के केस में भी कहानी वही है, क्या 1 2 3 4 5, तो कैसे फिल करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 क्योंकि गैप कम है और 6, तो ये 6 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है वो लिगेंड की वजह से नहीं हुआ, वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक ही हमें हुंड और पाउली के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फिल कर रहे हैं तो ये तो ऑटोमेटिक ही इसमें आएगा, है ना। अब होने को तो इसमें भी हो सकता था, इसमें भी हो सकता था, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, एक होगा, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका मतलब लिगेंड की वजह से कोई पेयरिंग नहीं हुई है, ये तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी पेयर था, है ना। इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो है CFSE क्या हो जाएगी बताओ, 2 इंटू 0.6 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 0.-4 डेल्टा ओ प्लस जेड कितना है, यहाँ पे 0 ही है, जेड कितना है 0 है, क्योंकि 1 - 1 क्या हो गया 0, क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड था, तो ये 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, माइनस के 1.6 हो गया, ये कितना बचेगा माइनस के 0.4 डेल्टा ओ और प्लस 0 पी, यानी कि पी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहानी है बेटा, है ना। इसका भी बड़ा इजी है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, चलो फिल करना शुरू कर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, गैप ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके पहले कहाँ फिल हो जाएंगे, नीचे, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, निकालो CFSE, तो T2G EG में तो है, सॉरी T2G में तो है, EG में 0 है, तो 0 इंटू 6 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 6, 0 माइनस की 0.4 डेल्टा ओ प्लस, अब कितने पेयर लिगेंड की वजह से हुए हैं, देखो यहाँ कितना था ऑलरेडी 1, यहाँ कितने हैं टोटल 3, तो 3 - 1 कितना बचा 2, तो कितने पेयर हुए हैं यहाँ पे 2, क्लियर, कितने पेयर हुए हैं यहाँ पे 2, तो बस ये तो 0 हो गया, ये 2.4 आ जाएगा,
डेल्टा ओ प्लस 2p। तो इस तरह से बेटा CFSC कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी केस में आप इस तरह से CFSC कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से सभी बच्चे टेट्राहेड्रल की भी प्रैक्टिस करेंगे। टेट्राहेड्रल के केस में बस उल्टा हो जाएगा, यहाँ x इंटू 0.4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा y इजिकल टू माइनस के 0.6 हो जाएगा और ये डेल्टा t हो जाएगा, यहाँ पे भी डेल्टा t हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ पे काम करेगा? टेट्राहेड्रल के केस में भी आप इसमें निकाल सकते हो। तो बात कर लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। कुछ बेटा इसकी लिमिटेशंस थी, है ना। जैसे हमने BBT थ्योरी की काफ़ी सारी लिमिटेशन में बात की थी कि वो भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या क्या लिमिटेशन थी? इट डज नॉट कंसीडर पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। हमने पहले भी बात की है कि ये थ्योरी पूरी की पूरी किस बात को कंसीडर करती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मेटल को इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बताया है और लिगेंड को इन्होंने निगेटिव पॉइंट चार्ज या डाइपोल की तरह बताया है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही इन्होंने बात की है। लेकिन एक्चुअल क्या है, रियलिटी क्या है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। पहली बात, इसकी एक कमी थी। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। कि इन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ भाई ठीक है, चलो I नेगेटिव, F माइनस, OH माइनस, H2O, अमोनिया, CO, ठीक, ये वीक लिगेंड होंगे और ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। स्प्लिटिंग पावर के बेस पे इन्होंने इसको अरेंज कर दिया, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये दोनों वीक हैं, ये दोनों वीक हैं। लेकिन ये OH माइनस के कंपेयर में H2O ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि दोनों वीक होते हैं, लेकिन इसके कंपेयर में, हाइड्रोक्साइड आयन के कंपेयर में H2O ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है या एनर्जी गैप ज़्यादा क्रिएट करता है। तो क्यों करता है ना। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को नहीं बता पाए थे, ठीक, कि जबकि अगली थ्योरी हायर लेवल में पढ़ेंगे कभी, LFT थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, तो उसने एक्सप्लेन कर दिया था कि रियल में इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ये ऑर्डर क्यों होता है। तो इसका ऑर्डर एक लाइन में कहूँ तो जो बेटर पाई एक्सेप्टर हो लिगेंड होते हैं, जो बेटर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक सिग्मा डोनर और बेटर पाई एक्सेप्टर वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, है ना। तो इसकी बातें अभी हम इस लेवल पर नहीं कर रहे हैं। 12th लेवल पर केवल और केवल हम किसकी बातें कर रहे हैं कि हाँ इसकी जो लिमिटेशन में क्या कमी थी, क्या लिमिटेशन थी इसकी, कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे इनकी वेरी करती है, कैसे H2 मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा किसके कंपेयर में, हाइड्रोक्साइड आयन के, या जो फ्लोराइड आयन है वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा आयोडाइड आयन के कंपेयर में। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को नहीं बता पाए थे। वो डिपेंड किस पे करता है, मैंने अभी बताया, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी पर, ठीक। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द पाई बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। अब क्योंकि हमें पता है मेटल और लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्डिंग भी हो जाती है। अभी हम पढ़ेंगे भी एक लेक्चर में, जब हम मेटल कार्बोनेट पढ़ेंगे इसी में, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरह से सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होता है। तो इस बात को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि पाई बॉन्डिंग किस तरह से होती है, मल्टीपल बॉन्डिंग किस तरह से होती है कि सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनता है। इट कंसीडर ओनली डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, है ना, कि इन्होंने केवल और केवल मेटल की डी ऑर्बिटल पर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन की बात की है कि मेटल की डी ऑर्बिटल लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती है, केवल और केवल उन पे बात की है। जबकि इलेक्ट्रॉन तो मेटल की s ऑर्बिटल में भी होते हैं और मेटल की p ऑर्बिटल में भी होते हैं, उनकी इन्होंने बात नहीं की। हालांकि ये बात ठीक भी है, क्योंकि सीधी सी बात है कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, सपोज थर्ड सेल, तो क्योंकि डी ऑर्बिटल बाहर की ओर होती है, भाई s कोस, p कोस, d कोस, यानी कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल इसी तरह से तो अरेंज होती है किसी भी सेल में, है ना।
तो क्योंकि डी ऑर्बिटल बाहर की साइड होती हैं तो सबसे पहले रिपल्सन किसकी ओर के लिए होगा, डी ऑर्बिटल्स के लिए होगा। तो इसी वजह से इन्होंने केवल कंसीडर किसको किया था, डी को। हालांकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट एस भी करती है, पी भी करती है, इनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड, कि किस तरह से लिगेंड से तो मेटल का चार्ज का ट्रांसफर होता ही है, लेकिन मेटल भी लिगेंड को चार्ज का ट्रांसफर करती है काफ़ी सारे केसेस में। इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इनकी ये कुछ लिमिटेशंस थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, कि ये पूरी की पूरी पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं बता पाई, आयनिक बॉन्ड को बता पाई, रिलेटिव स्ट्रेंथ को ये नहीं बता पाए, पाई बॉन्डिंग को, मल्टीपल बॉन्डिंग को ये नहीं बता पाए, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कैसे होता है, मेटल से लिगेंड की ओर चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, लिगेंड से मेटल की ओर कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और केवल डी ऑर्बिटल को ही कंसीडर किया है, sp-df ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, तो ये था बेटा लिमिटेशन के बारे में। तो आज के लिए बेटा इतना ही, पढ़ते रहिए, पुराना रिवीजन करते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।